हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरे पति बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। वो बहुत भी ख्याल भी रखते थे। मैं अकेली रहती थी, सास ससुर की जिम्मेदारी से आज़ाद थी क्योंकि राशिद के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। एक बार मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई, वापस आते हुए सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर की हड्डी टूट गई। अचानक से पाँव मुड़ने की वजह से सारा वज़न एक ही पाँव पर आ गया था। मैं चलने फिरने से मोहताज हो चुकी थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मुझे संभालने वाला कोई ना था, इसलिए मैंने अपनी दोस्त को अपने पास बुला लिया। मेरे पैर पर प्लास्टर बंधा था। मेरा मायका दूसरे शहर में था, इसलिए चंद दिन बाद मैंने फेरी को उसके भाई मेरे घर पर छोड़ गया था। मेरी दोस्त की भी अब शादी नहीं हुई थी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, समझदार, बहुत ही होशियार थी, इसलिए कहीं आने जाने पर ज़्यादा पाबंदी ना थी। घर में उसकी 2 भाभियाँ और कामकाज के लिए मौजूद थी, इसलिए मेरी दोस्त ने आते ही घर संभाल लिया। वो कामकाज करके मेरे पास बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती थी। इसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। वो बहुत ही हसीन और इतनी ही मासूम भी थी। मैं सहारा लेके चलने लगी थी, लेकिन मुझसे काम नहीं किया जाता था। एक रात मेरी आँख खुली तो पति कमरे में नहीं थे। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे किचन से अपनी दोस्त फेरी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ हैरत सी हुई थी कि इस वक्त वो किचन में क्या कर रही है। मैं किचन में गई तो फेरी के साथ अपने शौहर राशिद को देखकर कुछ हैरान हुई। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर फेरी मेरे पास आ गई और कहने लगी, राशिद भाई ने आज तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी कि भाई ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मेरे तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। राशिद भाई हंसने लगे, फेरी से कहने लगे, तुम तो बच्चों की तरह डर जाती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और बोले, मैं पानी पीने आया था। फेरी को देखकर शरारत सूझ गई। जब से ये घर पर आई है तुम भी कुछ हंस कर बोल लेती हो। घर में एक रौनक सी लग गई है। मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि आखिर वो मेरी वजह से ही मेरे घर पर रहने के लिए आई थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए बात बदल दी, लेकिन अब एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी थी। रात को फेरी मुझे दूध का गिलास देती थी, जिसे पीकर मुझे गहरी नींद आने लगती थी। अक्सर वो और राशिद बातें करते रहते थे। कुछ दिनों से जाने क्यों मुझे फेरी की बातें कुछ बहुत ही अजीब सी लगने लगी थी। वो अकेले किचन में काम कर रही होती। जब मैं अचानक किचन में जाती तो वो यूँ डरती जैसे न जाने कौन आ गया हो। मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ जाती थी। जब मैं उससे डरने की वजह पूछती तो वे ये कहती कि नई जगह है ना, इसलिए डर गई थी। मैं एक बार उसके कमरे में गई तो वो मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी कि अगर मेरी दोस्त को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने उसके घर में आते ही कब्जा जमा लिया। ये किससे बातें कर रही थी? आखिर कौन था वो और मुझसे क्या छुपाया जा रहा था? मैं ये सोचने लगी कि वो फ़ोन पर कह रही थी कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। उसके बाद वो फ़ोन पर ही बात का जवाब हाँ में देने लगी। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि वो किससे बातें कर रही थी। अभी तक तो उसका रिश्ता भी नहीं हुआ था और ना ही उसे कोई लड़का पसंद था। मैं फिर भी वो किससे बात कर रही थी? खैर, अब मुझे शक हो चुका था। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैंने ऐसा भेस बदला जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ और आज जल्दी सो जाऊंगी। रात के 1 बजे राशिद कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी स्टिक की मदद से कमरे से बाहर गई। बातों की आवाज़ मुझे फेरी के कमरे से आ रही थी। जब मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेइख्तियारी से मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सामने फेरी बगैर दुपट्टे के बदहवासी से खड़ी थी। राशिद उसके पास खड़े थे। राशिद ने मुझे पीछे पलट कर देखा तो मेरे पास आ गए और कहने लगे, अपनी दोस्त को यहाँ बुलाने का बहुत शौक था ना तुम्हें? अब अगर वो आ गई है तो उसका कुछ ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद में सो रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो फेरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आ गया।
चमगादड़ उसके दुपट्टे पर थी, इसलिए मुझे उसका दुपट्टा उतार कर फेंकना पड़ा। तुम्हें तो पता है हमारे पानी वाली टंकी के नीचे चमगादड़ों का बसेरा है, और ये बात मैं भी जानती थी क्योंकि अक्सर ही वो रोज़ हमारे सहन में भी चमगादड़ आ जाया करती थी। फैरी अब भी खौफज़्यादा सी अपनी जगह पर खड़ी थी। मैं तेज़ी से उसके पास गई। वो शायद चमगादड़ से बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने फैरी को अपने साथ लगा लिया। उसका पूरा वजूद काँप रहा था। वो मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो तो यूँ बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ चल रही थी। मैं फैरी को अपने कमरे में ले गई। वो रात फिर रोती रही और डरती रही। बचपन से ही वो ऐसी चीज़ों से बहुत डरती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अभी भी इतना ही खौफ आता है इसे। 2 दिन मैंने उसे अपने ही साथ सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लग रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे वापस भेज दे। मैंने कहा, फैरी कुछ दिन की बात है, मैं घर संभालने लग जाऊंगी तो चली जाना। मेरी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा मायूस सी हो गई थी। वो कहने लगी, आप किसी नौकरानी को रख ले, लेकिन मुझे वापस भेज दे, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। न जाने क्यों उसकी गोरी रंगत पहले से बढ़ती पीली पड़ती जा रही थी। वो पहले से कमज़ोरी भी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने राशिद को से कहा कि फैरी वापस जाना चाहती है, आप किसी नौकरानी का इंतज़ाम करते हैं। मेरी बात पर वो उठकर कहने लगी, क्यों जाना चाहती है? मैंने कहा, उसका दिल नहीं लगा यहाँ पर। कुछ दिनों से वो बीमार लग रही है और अब तो मैं भी कुछ चलने फिरने लगी हूँ। लेकिन वो मुझसे कहने लगे, कहानियाँ सुना रही हो तुम, अगर फिर से गिर गई तो जानती हो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं फैरी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम मुझसे पहले कहती कि वो बीमार है, कुछ दिन उससे कहो और रुक जाएगी, फिर वापस चली जाएगी। मुझे तो ये था कि तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा, वरना मुझे क्या अर्ज़ है, तुम्हारा दोस्त है, जहाँ चाहे रहे। अगले रोज़ मैंने फैरी को राशिद के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। 4 घंटे बाद वो वापस लौटे थे। फैरी मुस्कुरा रही थी, हाथ में शॉपिंग बैग थी। राशिद मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपने दोस्त का ज़रा ख्याल नहीं। डॉक्टर कह रहा था उसको खुश रखा करो। अब मैंने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई है, देखो कैसे खुश है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे राशिद भाई ने खूब शॉपिंग करवाई है और तुम्हारे लिए भी एक खूबसूरत सी घड़ी खरीद कर लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग से सारी चीज़ें दिखाने लगी। ये बात नहीं है कि मुझे ये सब देखकर बुरा लगा। राशिद ने जो कुछ भी लिया था मेरी ही दोस्त को लेकर दिया था, लेकिन उसे 1 साल में उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा शॉपिंग कभी नहीं करवाई थी। हमेशा यही कहते थे कि मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने राशिद से कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी फैरी को इतनी शॉपिंग करवाने की। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हारी दोस्त को मैंने हमेशा अपना ही समझा है। राशिद का ख्याल एकदम ठीक था अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेचैनी दिल का क्या करती, जो मुझे बहुत ही गमशुदा कर रहा था। सुबह उठते ही मैंने फैरी से कहा कि मैं तुम्हारे भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देती हूँ, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। लेकिन उसने राशिद के सामने ही साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा था तो क्या फ़ायदा रहने का। न जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि फैरी वापस गाँव चली जाए। लेकिन राशिद मुझ पर भटक उठे और कहने लगी, जब वो कह रही है कि उसे अभी नहीं जाना तो तुम क्यों बहस कर रही हो। मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। राशिद कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे बाहर निकल जाती, उन्हें पानी खुद देने लगी। बार बार रात को उठकर फैरी का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती थी। न जाने कैसी उलझन थी जो मुझे नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। आज सुबह दफ्तर की छुट्टी थी। नाश्ता करते ही राशिद फैरी से कहने लगे, फैरी तैयार हो जाओ, घर का राशन ख़त्म है और तुम मेरे साथ, मुझे ख़रीदारी में आसानी होगी। फैरी ने एक बार भी इनकार नहीं किया, फ़ौरन ही इस बात में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। फैरी घर आते ही सामान लॉन्च में रखकर अपने कमरे में चली गई। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था।
दफ्तर के बाद मैं भी राशिद या फैरी के साथ किसी न किसी बहाने से चली जाती थी। अब तो मेरा इजाफा बहुत ही जवाब दे गया था। मैं रो रही थी। एक तरफ मेरा घर टूट रहा था और दूसरी तरफ मेरी घर की बर्बादी की जिम्मेदारी मेरी दोस्त थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। मैंने सबसे पहले फैरी से बात की कि तुम घर की चीज़ें लेने के बहाने से कहाँ जाती हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई और नासमझी में सिर हिलाने लगी। कहने लगी कहीं भी नहीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और राशिद का क्या चक्कर है। वो रोने लगी। उससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती, कमरे के बाहर से राशिद बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और मुझे बाजू से पकड़कर और अपने कमरे में ले गए। कहने लगे तुम होती कौन हो मेरे बारे में अजीब बातें करने वाली। मैं भी बर्दाश्त करके तुम्हें थक चुका हूँ। मैंने कहा आप फैरी के साथ बहाने बनाकर कहाँ जाते हैं। इस बात पर वो गुस्सा हो गए और कहने लगे जहाँ मर्जी जाओ, तुमने अगर आज के बाद मेरी जासूसी की तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहर भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, जो जी चाहे आए करो। कल को मैं फैरी को वापस भेज दूंगी। अब वो यहाँ नहीं रहेगी। कि फैरी मेरी चीख सुनकर कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। राशिद ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, मगर मैं मार खाकर भी सच जानना चाहती थी। मैंने भी राशिद का गिरेबान पकड़ लिया। वो बोला अच्छा तो सुनो, मैं फैरी से शादी करना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ तुम इसे कैसे यहाँ से भेजती हो। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मेरे मोबाइल भी साथ ले गए ताकि मैं किसी से राबता ना कर सकूं। और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक हो गया था। मुझ में इतनी भी हिम्मत ना थी कि उठकर दरवाज़ा खटखटा सकूं। बाहर अब वो दोनों मौजूद थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा चेहरा जगह जगह से नीला हो चुका था। होठों के पास गहरे जख्म आ चुके थे जिससे खून बह रहा था। राशिद ने मुझसे साफ कह दिया था कि वो और फैरी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और वो कल ही शादी कर लेंगे। फिर वो देखते हैं कि मैं कैसे उन्हें जुदा कर सकती हूँ। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी दोस्त ने ही मेरा घर उजाड़ दिया था। मुझे बर्बाद करके अपना घर मेरे ही शौहर के साथ बसाने चली थी। पूरी रात मैं रोती रही। सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। फैरी मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उसे देखकर नफ़रत से रुख बदल लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे बहुत ही नफ़रत से देखा और कहा कि तुम मेरी दोस्त हो या डायन। मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसी होती है दोस्त जैसी तुम हो। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद पिछले कई महीनों से एक नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतें को सह रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा घर ना टूटे। मैंने नादानी से उससे देखा। वो कहने लगी जब से मैं यहाँ आई थी मुझे राशिद भाई की नज़रों से उलझन से महसूस हो रही थी। फिर मुझे ये लगने लगा कि मेरे कमरे में रात के वक्त कोई दरवाज़ा खोल कर झाँकता है। एक बार मैं किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि राशिद भाई ने मुझे डरा दिया। फिर बात हंसी में टाल दी। मैंने भी उस बात को मजाक ही समझ लिया। लेकिन फिर एक दिन वो किचन में आए और कहने लगे कि तुम्हें अपनी दोस्त का ज़रा भी ख्याल नहीं है। वो कितनी कमज़ोर होती जा रही है। ये पाउडर ताकत का है। रोज़ तुम इसे दूध में डाल कर दिया करो और उससे मत बताना, वरना वो पिएगी नहीं। मैंने उनकी ये बात मान ली और ये बात आपसे छुपा ली। फिर एक रात मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और किसी ने कुंडी लगाई है। जब मेरी आँख खुली तो राशिद भाई सामने खड़े थे। मैंने फ़ौरन साइड पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया, लेकिन वो मेरे करीब होने लगे और कहने लगे मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो। उनकी बात सुनकर मैं बेड से खड़ी हो गई। मैंने कहा आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं। वो कहने लगी इस वक्त कोई कैसे हसीन और खूबसूरत लड़की के कमरे में क्यों आता है। मुझे उनसे खौफ सा महसूस होने लगा। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने चीख चीख कर आपको मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन आप नहीं आई और मेरे मुंह पर हाथ रख चुके थे। वो मेरा रो रो कर बुरा हाल था
वो कहने लगे कि मेरा दिल अपनी बीवी से भर चुका है, इसलिए मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। वो मेरे कमरे से निकल कर जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो तुम्हें जहर दे देगी और सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा कि तुम ही उससे दूध में जहर मिला कर देती रही हो। मैं तो बुरी तरह फंस चुकी थी क्योंकि मैं ही हर रात तुम्हें दूध पिलाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दूध में क्या मिलाया जा रहा है। मैं यहाँ तुम्हारे खातिर आई थी, मगर सच तो ये था कि मेरा अब सब कुछ लुट गया था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहता था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ या उस शख्स को ही मार डालूँ जिसने ना किसी रिश्ते का लिहाज रखा और ना ही इंसानियत का। मैंने बहुत ही बार कोशिश की कि मैं तुम्हें इस हकीकत से आगाह कर दूँ, लेकिन उनकी घोरती हुई नज़रों ने मुझे अंदर से हिला दिया था। ये सुनकर मुझे अपनी दोस्त बेकसूर लगी, क्योंकि ये सब मेरे पति की गलती थी, क्योंकि एक जवान खूबसूरत बीवी के होते हुए वो मेरी दोस्त की ज़िंदगी ख़राब कर चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरी दोस्त के घर वालों को पता चले, क्योंकि वो ये सुनकर मेरे शौहर को जान से मार देते। मुझे हर हाल ही में ये बात सबसे छुपानी थी, इसलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम मेरे शौहर से कह दो कि तुम उससे दूसरी शादी के लिए तैयार हो। मेरी दोस्त ने मेरे प्लान पर अमल किया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि जब मेरा शौहर कमरे में आएगा तो तुम इससे कहना कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ और इसके बाद मैं कमरे में आ जाऊँगी और ये सुनकर तुम्हें अपने घर से निकाल दूँगी। मैंने सोचा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा, मगर जब वो कमरे में आया तो मेरी दोस्त ने चाकू से उस पर वार कर दिया। अपने शौहर की चीख सुनकर मैं अपने कमरे में आई और तो मेरी दोस्त का हाथ और चेहरा खून से भर चुका था और मेरा शौहर बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था और मेरी सहेली अभी भी उस पर वार कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया। ये देखकर मैं रोने लगी और अपनी दोस्त से कहा, यह हमारा प्लान नहीं था, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। ये सुनकर वो कहने लगी, मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, यह आदमी उसी के लायक था। मैंने उसी वक्त अपनी दोस्त को घर से भगा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। मैंने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसने एम्बुलेंस को बुलाया और मेरे पति को अस्पताल ले गया। भाई ने दिन रात एक करके मेरे शौहर को बचा लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये अगर मेरा शौहर मर गया तो मेरी दोस्त के जेल जाना पड़ जाएगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी अपने भाई से कि जिस तरह भी हो सके मेरी दोस्त पर आँच ना आए। भाई ने मेरे पति को बहुत ही अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा दिया, जहां महंगे इलाज के बाद उसकी जान बच गई थी। मगर अब मैं ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने मेरी रूह को घायल कर दिया था। उसकी बचाने का मेरा कोई मकसद सिर्फ इतना ही था कि मेरी सहेली किसी मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि वो बेचारी तो मेरी मदद के लिए यहाँ पर आई थी। भाई ने मुझे मेरे पति से डिवोर्स दिलवा दिया और कुछ अरसे बाद मेरी नई जगह शादी करवा दी। आज मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, मगर मेरा एक बेटा है और मेरी शादी के बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आई थी तो मेरे भाई ने उससे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। उसने भी इनकार न किया क्योंकि उससे एक पढ़ा लिखा शौहर मिल रहा था और वो जानती थी कि किसी तरह मेरे भाई ने उससे एक सारी कानूनी कार्रवाई से बचा लिया था, वरना उसे जेल भी जाना पड़ता और सज़ा भी भुगतनी पड़ती। इस वाक़े के बाद मुझे नसीहत हो गई थी कि किसी भी अनजान लड़की को कभी भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना शौहर की नीयत कब और कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं लगता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।